नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये पीवाईक्यू सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू सब्जेक्ट को रिवाइज़ करेंगे। जो पहला सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में और दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज़ करने वाले हैं, जिससे हम पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएँगे। अगर आपने पहले से ही प्रेसिडेंट पढ़ रखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू वो रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रेसिडेंट की एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? इंडिया में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं? तो हम सभी को पता है कि जो इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पीपल है, वो लोग वोट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसके जो अंडर में मेंबर्स होते हैं अलग अलग जगह के, वो वोट करते हैं, उनके पास राइट होता है वोट का। तो कौन होते हैं जो इस इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं? तो सबसे पहला है इलेक्टेड एमपीज फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के मेंबर्स जो इलेक्टेड है, राज्यसभा के मेंबर्स जो इलेक्टेड है। जो नॉमिनेटेड है वो नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और इलेक्टेड एमएलएज, एमएलएज जो कि इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यानी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर। और जो दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के इलेक्टेड एमएलएज जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन हो गए इलेक्टोरल कॉलेज में? लोकसभा इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। यानी कि नॉमिनेटेड, कोई नॉमिनेटेड मेंबर तो होगा ही नहीं, साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कोई मेंबर नहीं होगा। तो ये था हमारा इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस उसमें आता है, किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 54। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन पहले देखते हैं सही है या गलत। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया का यूनियन एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो किसके द्वारा हेडेड होती है? यानी उसका जो मेन पावर है वो किसके पास है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरी की बात करें तो देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रीजन क्या दिया हुआ है? कि उनके पास अनलिमिटेड पावर है, इसलिए वो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो क्या कहता है आर्टिकल 53? क्या कहता है आर्टिकल 53? कहता है आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी यूनियन की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होगी, यानी उसके नाम पर ही एग्जीक्यूटिव के जो जितने भी काम किए जाते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो भी सारे काम होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी काम करती है वो किसके नाम पर किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। यानी जो हेड हुआ वो कौन हुआ? प्रेसिडेंट हुआ। ठीक है। तो ये पहला, और इसलिए असर्शन ए सही है। दूसरा क्या कह रहा है? रीजन में बोला था कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। जो प्रेसिडेंट की पावर है उसमें लिमिटेशन है, यानी कुछ काम है जो डायरेक्टली करते हैं, तो अपनी पावर का यूज वो डायरेक्टली भी करते हैं कुछ चीजों के लिए, और जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके थ्रू भी वो काम करते हैं। उनके जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है।
तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही था और दूसरा स्टेटमेंट गलत था। और ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 53 में दिया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी। प्राइम मिनिस्टर से आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास ही होती है ना। जब नॉमिनल और रियल में पूछेगा तब हम बताएंगे कि रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, तो वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। थर्ड क्वेश्चन में आ रहे थे द टू यूनियन टेरिटरीज व्हिच हैव बीन गिवन राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय 70th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। वो कौन सी दो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में राइट है वोट करने का? तो कौन कौन सी हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो दिल्ली एंड पुडुचेरी दो यूटीज हैं जिनको ये राइट मिला हुआ है कि वो उनके जो एमएलएज हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि ये 70th अमेंडमेंट के थ्रू हो गया। तो हमें ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो क्या लिखा हुआ है? दिल्ली एंड पुडुचेरी वर सिंगल्ड आउट बिकॉज दे आर द ओनली यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जिस समय में इन दोनों को ऐड किया गया उस समय यही दोनों यूनियन टेरिटरीज थी जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी। इसलिए और उसी तरीके से काम कर रही थी जैसे बाकी स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही थी, उसमें यूनियन का डायरेक्ट कोई पार्टिसिपेशन नहीं था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उन यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी को उसमें सॉरी उसमें ऐड किया गया था। इसके बाद अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके पास भी है और वो यूनियन टेरिटरी भी घोषित की जा चुकी है, पर उसको अभी उसमें ऐड नहीं किया गया है क्योंकि जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड कुछ समय बाद सही समय पर उनको वापस कर दी जाएगी। तो अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल के थ्रू इन दोनों को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिली हुई है? आर्टिकल 239 ए इससे दिल्ली को मिली हुई है और आर्टिकल 239 ए इससे पुडुचेरी को मिली हुई है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो इसमें से क्या सही नहीं, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बहुत ध्यान में रखना है, कभी कभी इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नॉट करेक्ट इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। यानी जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट इस समय ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसके टर्म के एक्सपायर होने से पहले हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करा लेना चाहिए ताकि सीट खाली ना हो। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जैसे ही कोई प्रेसिडेंट जिस डेट में वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा उसके बाद 5 साल का टर्म उसे मिलेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी अगर वो उसका इलेक्शन एक प्रेसिडेंट के बीच में ही रेजिग्नेशन, टर्म के बीच में ही रेजिग्नेशन देने के बाद ही उसका इलेक्शन हुआ है, तो भी वो पूरे 5 साल ही बैठेगा। यानी कोई भी प्रेसिडेंट जब ऑफिस होल्ड करेगा तो वो पूरे 5 साल के लिए उसको वो टर्म दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ही कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अगर उसका टर्म एक्सपायर हो गया है लेकिन अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो जितने टाइम के लिए इलेक्शन, क्योंकि विद इन 6 मंथ जो है इलेक्शन कराया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा, चाहे उसका टर्म 5 साल पूरा क्यों ना हो गया हो। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। डी क्या कहता है? प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज कंप्लीट। यानी कि जो कि इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? जो मेंबर्स हैं राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, इन इन तीनों के इलेक्टेड मेंबर्स और
दिल्ली एंड पुडुचेरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। इनमें से अगर कोई इलेक्टोरल कॉलेज में इनमें से किसी में भी वैकेंसी है, या इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, यानी कहीं की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, या फिर लोकसभा राज्यसभा में से कुछ मेंबर्स नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। यदि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है तो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होगा, और क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड नहीं माना जाएगा, फ्रॉडुलेंट नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। क्या कहते हैं? द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर। प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 ईयर का है, और जैसे ही वो अपने ऑफिस में इंटर करता है तब से। तो ये आर्टिकल 56 है। आर्टिकल 56(1)(a) क्या कहता है? द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 56 में ही लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा तो रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। ओथ किसके सामने लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है। लेकिन रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। वो अपनी ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक उसका टर्म कंप्लीट नहीं होगा उसे कोई हटा नहीं सकता, हटाया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। किसके किस प्रोसेस से हटाया जा सकता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और इस प्रोसेस के लिए जो ओनली ग्राउंड है ना, किस ग्राउंड से उसको हटाया जाता है? केवल एक ही ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वो क्या है? वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा सकता है। और कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट करेगी। तो ये था इम्पीचमेंट का मामला। तो हम देखें अगर इम्पीचमेंट कैसे होता है, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, तो ग्राउंड क्या है? इम्पीचमेंट कब किया जाता है? जब वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया गया हो। हालांकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। इसका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किस हाउस में स्टार्ट किया जाएगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? किसी भी सभा में स्टार्ट किया जा सकता है। जिस भी सभा में स्टार्ट किया जाएगा, उस सभा सभा में यह रिजोल्यूशन इनिशिएट करने के लिए ही, इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट के रिजोल्यूशन को इनिशिएट करने के लिए ही 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस शुड बी साइन। यानी वहां 1/4 लोगों को साइन करना पड़ेगा, तब जाकर के इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा। अब रिजोल्यूशन पूरे हाउस में, उस हाउस में मूव करा जाएगा। अब मूव कराने पर क्या होगा? उस हाउस में अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है, कितने मेंबर्स द्वारा? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी अगर लोकसभा की बात हो रही है तो 545, राज्यसभा की बात हो रही है तो 225। तो वो जो टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 लोग अगर उसको मेजोरिटी से पास कर देते हैं, 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर देते हैं, तो वो उस हाउस में क्या माना जाएगा कि पास हो गया। फिर इसके बाद उसको नेक्स्ट हाउस में भेजा जाएगा। नेक्स्ट हाउस के लोग उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर उसको उस रिजोल्यूशन को भी वहां से भी पास कर दिया जाता है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, यानी 2/3 बहुमत से वहां भी पास होना चाहिए। दोनों ही दोनों ही सदनों में, दोनों ही हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस से पास होना चाहिए। तब जाकर के उस रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा, और फिर उस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। तो ये था इम्पीचमेंट प्रोसेस। क्या पूछ रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज। यानी किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए कितने इलेक्टर्स की जरूरत, कितने प्रपोजर और कितने सेकेंडर की जरूरत पड़ती है? तो 50 चाहिए। 50 चाहिए इलेक्टर्स और 50 चाहिए सेकेंडर्स, है ना? तो इसमें कौन सा है? 10 इलेक्टर, 25 एंड 15, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो शायद इसका कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं रहा होगा। तो कितने चाहिए होते हैं? 50 प्रपोजर्स चाहिए होते हैं, और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं।
तो इसका कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। 50 प्रपोजर्स चाहिए, 50 सेकेंडर्स चाहिए, है ना। और इसके बाद जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो जो ये सारे मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ये क्या करेंगे, अपना वोट देंगे। तो इनके वोट की जो वैल्यू होती है वो इनके स्टेट के हिसाब से अलग होती है। एमपीज की वैल्यू तो एक ही होती है, लेकिन जो एमएलएज होती है इनकी जो वैल्यू होती है स्टेट वाइज अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनके वैल्यू निकालने का एक प्रोसेस होता है जो वहाँ के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो क्या है फॉर्मूला? तो किसी भी स्टेट का अगर कोई एमएलए है और उसको अपनी वैल्यू, अपने वोट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा, उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको लिखना होगा, डिवाइड बाय जितने भी उस स्टेट में इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनटू 1000। ऐसा करना होगा, तब जा करके उस एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो निकल आएगी। अगर एमपी की वोट वैल्यू निकालनी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, जितने भी टोटल एमएलएज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, उनकी जो भी वैल्यू बनती है उस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया जाए, डिवाइड किया जाए, किससे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से। उससे डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, वोट ऑफ एन एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होगी। इस तरीके से सारे एमपीज की वैल्यू अलग हो गई, एमएलएज की वैल्यू अलग अलग स्टेट की अलग अलग हो गई। अब ये लोग थ्रू सीक्रेट बैलेट यानी बैलेट पेपर दिया जाएगा, उसमें प्रेफरेंस में नाम भरेंगे, किनका नाम भरेंगे, प्रेसिडेंट का 1 2 करके प्रेफरेंस, जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको, यानी पहले नंबर पे वो किसे देखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे किसे। इसके बाद उनका जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद जिसे 50% से ज्यादा वोट मिल जाता है जिस भी राउंड में, उसे उस प्रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो ये याद रखना है कि जो प्रोसेस है वो प्रोपोर्शनल है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, और बाय सीक्रेट बैलेट है, ओपन बैलेट नहीं है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये होता है, ये याद रखना है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। कह रहे हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, कब, जबकि वो एक कैंडिडेट है खुद, या फिर ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर अभी तक ना कर पाया हो। तीसरा, ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। चौथा, ही इज मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अपर हाउस का मतलब हो गया विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लोअर हाउस का मतलब हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमें पता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स को ये अलाउ नहीं है, ये राइट नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर कब एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंट इलेक्शन को में पार्टिसिपेट करने के लिए, जब वो अपर हाउस, स्टेट लेजिस्लेटर के अपर हाउस का मेंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही माना जाएगा। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी स्टेट के, shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly as at present 1997. The expression population here means the population as ascertained by the, तो क्या पूछ रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें ये वही फॉर्मूला दे रहा है जो जिस फॉर्मूले को अभी हमने देखा था कि एमएलए के वोट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो हम लिखते हैं ऊपर पॉपुलेशन, किसी स्टेट की अगर वोट वैल्यू निकालनी है एमएलए की, तो जो ऊपर पॉपुलेशन लिखते हैं वो पॉपुलेशन का क्या मतलब है, वो किस सेंसस की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि उसमें 1971 सेंसस की बात होती है, उसके हिसाब से, उस सेंसस के हिसाब से जो भी पॉपुलेशन रही होगी उसे हम काउंट करते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर के लिए कौन कौन सी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें से, जो चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स। तो कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर जो है एक जो है क्वालिफिकेशन है, ये चाहिए। तो एजुकेटेड होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के मेंबर चुनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ये भी है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये भी है।
यानी एजुकेटेड होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। हालाँकि हमारे यहाँ जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर होते हैं उनका एक सोशल स्टेटस होता है, समाज में एक पहचान होती है, इसके बाद ही उन्हें एज़ अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। पर फिर भी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 58 इसमें क्या कहता है? तो आर्टिकल 58 कहता है द ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जबकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, उसकी एज जो है 35 ईयर नहीं कंप्लीट हो गई है और वो लोकसभा में मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तीनों इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट, यानी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का कोई मेंबर है, वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या स्टेटमेंट कहता है? ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, यानी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले ही उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट विद इन 6 मंथ ऑफ हिज इलेक्शन, यानी अपना इलेक्शन होने के 6 महीने के भीतर उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। he will have to relinquish his seat as soon as he is elected, जैसे ही वो इलेक्ट होगा और ऑफिस होल्ड करेगा वैसे ही उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। एन एमपी कैन कॉन्टेस्ट बट एन एमएलए, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी जैसे ही वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उसे अपनी सीट क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी, जैसे ही वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड करता है। तो क्या कहता है? ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो होल्ड करता है तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, अगर वो गवर्नमेंट के अंडर में हो या स्टेट के अंडर में हो या फिर कोई लोकल अथॉरिटी हो तो भी, और अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर है तो उसे वो सीट अपनी छोड़नी पड़ेगी, यानी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता है जबकि वो प्रेसिडेंट बन गया हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10th क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना टर्म पूरा करने के बाद फिर से इलेक्शन लड़ सकता है, री इलेक्शन के लिए, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए वो फिर से अप्लाई कर सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी। आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 कहता है अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ टू दैट ऑफिस, यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो उस समय ऑफिस होल्ड किए हुए हो प्रेसिडेंट का या फिर होल्ड कर चुका हो पहले, वो फिर से री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 57 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, if there is any dispute regarding the presidential election it can be referred to। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत ढेर सारे एग्जाम्स में। तो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन सॉल्व कर सकता है? नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यही डिस्प्यूट, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या फिर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोनों में ही कौन है जो डिस्प्यूट को डिसॉल्व करता है? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन दोनों के ही इलेक्शन के प्रोसेस में अगर कोई चेंज करना है तो वो कौन कर सकता है? वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती, वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, है ना। कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्शन में तो वो कौन चेक करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी। अगर उसके इलेक्शन में कोई बदलाव करना है, उनके नियमों में कोई बदलाव करना है, तो नियमों में बदलाव के लिए, कानून बनाने के लिए, नए कानून बनाने के लिए हमारे पास कौन है? पार्लियामेंट है ना। अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो जजमेंट के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो हमें ये याद रखना है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, कोई इशू हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर उसके इलेक्शन में कोई बदलाव करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई बदलाव करना है तो उसके लिए कौन है? पार्लियामेंट है।
तो देखिए क्या कहता है, ये आर्टिकल 71 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 71 क्या कहता है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स arising out of or in connection with the election of the president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decisions shall be final, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद उसमें कोई इफ या बट नहीं है। इफ द इलेक्शन, सेकंड नंबर पे क्या है, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर सुप्रीम कोर्ट जज कर रही है, इंक्वायर कर रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को और वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं होती है, तो जो भी काम, जब तक कि वो इलेक्शन वॉइड किया गया है, तब तक में उस व्यक्ति ने, जो कि प्रेसिडेंट बन गया था, उसने जो भी काम किया होगा अपने प्रेसिडेंशियल जो पावर है उनके थ्रू, तो उस काम को वैलिड ही माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा, जब तक कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने उसको, उस इलेक्शन को मान्यता, इनवैलिडिटी कर दी हो, इनवैलिड कर दिया हो, उसके पहले तक जो भी काम उसने किए होंगे एज अ प्रेसिडेंट, उसको क्या किया जाएगा, उसको मान्यता प्राप्त की जाएगी, उसके काम को नकारा नहीं जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैटर में कोई रेगुलेट करना है, कुछ रेगुलेशन करना है, कोई नियम बदलना है, तो वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट ही कर सकती है। चौथा क्या कह रहा है, द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी और वॉट एवर रीजन एमंग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई कमी है, कोई मेंबर नहीं है, या कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही वर्किंग नहीं है, डिसॉल्व है, तो ये अगर वैकेंट है इलेक्टोरल कॉलेज, तो उसको किसी भी कोर्ट में इस ग्राउंड पे नहीं, उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया जा सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, कि उसमें इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था। तो ये है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, हमने पहले ही पढ़ा था, ओथ किसके सामने पड़ता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और प्रेसिडेंट जो होते हैं, और रेजिग्नेशन किसे देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, किसी भी प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है, किसके द्वारा, कौन रिमूव कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं, और लोकसभा, नहीं, केवल लोकसभा तो नहीं ही कर देगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं, पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। पार्लियामेंट ही है जो उसे रिमूव कर सकती है, किस प्रोसेस के थ्रू, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर सकते हैं, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 61 है जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। और इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दोनों ही हाउसेज में पहले 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा, 14 दिन की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी रिजोल्यूशन को इनिशिएट करने के लिए, उसके बाद इनिशिएशन के लिए 1/4 मेंबर का साइन लगेगा, किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। इसके बाद उस हाउस के 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा, तब इनिशिएट होगा, और 2/3 मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन पास होगा। इसके बाद उस हाउस के बाद दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, वो भी इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर उस दोनों ही हाउसेस उसको 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन को पास कर देते हैं इम्पीचमेंट के, तो फिर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितने दिन पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नोटिस भेजी जाती है, अभी हमने बात की थी 14 दिन पहले, 14 डेज, 14 डेज पहले प्रायर नोटिस भेजी जाएगी, इसके बाद ही इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन,
जो भी प्रेसिडेंट की अगर पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो उसको मिनिमम कितने दिनों में, सॉरी मैक्सिमम कितने दिनों में फिल कर देना चाहिए। तो 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन दोबारा से हो जाने चाहिए और जो सीट है वैकेंट है उसको फिल किया जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। यदि किसी प्रेसिडेंट का टर्म जो है वो एक्सपायर होने वाला है तो उसका टर्म एक्सपायर हो उसके पहले ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। सेकंड क्या कहता है? एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑकरिंग बाय रीजन of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 month। अगर रेजिग्नेशन के थ्रू, रिमूवल के थ्रू या फिर डेथ हो जाती है, ऐसे में यदि उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है, ऑफिस की सीट जो है वैकेंट हो जाती है, तो क्या करेंगे? 6 मंथ के अंदर ही अंदर उनका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोबारा होगा और उस वैकेंसी को फिल किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 56 कहता है कि जैसे ही ये वैकेंसी फिल की जाएगी तो जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो कितने टर्म के लिए होगा? वो फुल 5 टर्म के लिए, फुल 5 ईयर के टर्म के लिए ही ऑफिस होल्ड करेगा, है ना? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो गई है, सीट खाली हो गई है, तो कौन उसकी जगह एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ही सीट वैकेंट है, तो उस समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन ऑफिशिएट करेगा, कौन एक्ट करेगा? तो ऑप्शन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी सही है। यानी अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उनकी जगह कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा? तब फिर सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल टेक ओवर, है ना? प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई से भी जज हो सकते हैं, जो भी सीनियर मोस्ट होंगे वो उनकी जगह एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, कैन वोट इन द पार्लियामेंट, नन ऑफ द एबव। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट के पार्ट हैं या नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। तो यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इज प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना? पार्लियामेंट के पार्ट हैं लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, वोट भी नहीं कर सकते हैं, बस वो पार्ट है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों जो है पार्लियामेंट के पार्ट है। अगला क्वेश्चन, which of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई मैटर आता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा उनको एडवाइस किया गया है टू एक्ट, तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भेज सकते हैं। उनके पास जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है? तो इसका सही आंसर है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया कि अगर कोई भी मैटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द इट्स एडवाइस। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर उसके पास बहुत कम होती है, 2 ही 3 मैटर्स में उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस में ही काम करते हैं। तो अगर कोई एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भेज सकते हैं कि आप इस पे पुनः विचार कीजिए। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको वापस से बिना चेंज किए हुए वही एडवाइस वापस से फिर दे देते हैं, तो इसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हो जाता है कि उनको इस पर एक्ट करना ही पड़ेगा, असेंट देना ही पड़ेगा। ये प्रोविजन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से ऐड किया गया था, आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 74 में, है ना?
क्यों किया गया था? रिस्टोरिंग अ बैलेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए, है ना, कि ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं और प्रेसिडेंट को बराबर हर बात माननी पड़ रही है। तो कभी कभी क्या है कि किसी किसी चीज को रिकंसिडरेशन के लिए वापस एग्जीक्यूटिव को भेजा जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन कब कब डिसॉल्व कर सकता है? क्योंकि प्रेसिडेंट अपने मन से कोई काम तो करते नहीं है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस चाहिए होती है। तो किसके रिकमेंडेशन से? रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नहीं। लोकसभा रिकमेंडेशन? नहीं। लोकसभा में लोकसभा का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता। रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट? यस। राज्यसभा रिकमेंडेशन? नो। यानी कौन सा आंसर सही है? सी सही है। रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट अगर कहेगी तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 में इसके बारे में लिखा हुआ है, काउंसिल देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, जिसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। किसको अपॉइंट करेंगे? जो भी जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, जिसमें के सबसे ज्यादा एमएलएज होंगे, एमपीज होंगे, उनके उनमें जो भी जिसको सहमति दी जाएगी उन सारे पार्टीज के द्वारा, तो उसको बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे और उनको पोर्टफोलियो भी देंगे बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये किस में लिखा हुआ है? तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, जो भी अपने फंक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस, जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा दी जाएगी उस पे ही एक्ट करेंगे। प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देंगे उनको रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं, इधर जनरली और अदरवाइज, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी वापस वही एडवाइस दी जाती है तो उन्हें इस पर एक्ट करना ही पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं वो किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती, यानी इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं है। ये सीक्रेसी का मामला है पार्लियामेंट के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाय, यानी ज्वाइंट सिटिंग होती है वो हाउस ऑफ पीपल की, वो किसके द्वारा समन की जाती है? तो प्रेसिडेंट द्वारा समन, प्रेसिडेंट बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन प्रिसाइड करता है, कौन उसका अध्यक्ष होता है उस सभा का जिसमें ज्वाइंट सिटिंग यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य बैठे हुए हैं, तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा, कौन उसका अध्यक्ष होगा उस सभा का? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही उसके अध्यक्ष होंगे, है ना। लेकिन बुलाता कौन है ज्वाइंट सिटिंग? तो बुलाएंगे प्रेसिडेंट। तो देखिए देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, दो तरीके की ज्वाइंट सिटिंग होती है। पहली आर्टिकल 87 के थ्रू, आर्टिकल 87 के थ्रू जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो क्या होती है कि कोई भी जनरल इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन के बाद जो भी पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठेंगे और उसको एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट, है ना। और एक दूसरी ज्वाइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 के थ्रू, दो ज्वाइंट सिटिंग है। तो आर्टिकल 108 के थ्रू जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो किस लिए होती है? अगर कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया गया, किसी भी हाउस में पेश किया गया, और इसके बाद उसको दूसरे हाउस में पास होने के लिए भेजा गया और दूसरा हाउस उसे पास नहीं कर रहा है, या फिर उस पे कोई एक्ट नहीं कर रहा है, या फिर रिजेक्ट कर दे रहा है, तो क्या होगा? वो डेडलॉक हो जाएगा दोनों हाउसेस के बीच में। उस डेडलॉक्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट समन करते हैं दोनों ही हाउसेस को, और एक साथ ज्वाइंट सिटिंग होती है जो आर्टिकल 108 के अंडर में होती है। तो ये है ज्वाइंट सिटिंग की बात। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा स्पीकर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा कि आर्टिकल 87 के थ्रू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं आर्टिकल 87 के थ्रू। किसको? इन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इन अ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इन ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। तो हमने पढ़ा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना? आर्टिकल 87 के थ्रू जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है? इनमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास है? नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बताएंगे, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे। टू रिटर्न अ बिल विद ऑब्जेक्शन, बिल रिजेक्ट करने, बिल रिटर्न करने के लिए, हाँ तो बिल रिटर्न कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। टू विद होल्ड अ बिल, बिल को विद होल्ड करना है, ये भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। टू पार्डन, किसी भी जो भी एक, जिसको अगर कोई भी सजा दी जा चुकी है उसको पार्डन करना है, उसको क्षमादान देना है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू ही, एडवाइस के थ्रू ही ये काम करना होगा। टू समन ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन को बुलाना, ये भी किसके थ्रू होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू होता है। टू सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट, ये भी गलत है, ये भी, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, तो केवल दो हैं। टू रिटर्न अ बिल विद ऑब्जेक्शन, टू विद होल्ड अ बिल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं कौन कौन सी पावर है इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो कि डिस्क्रिशनरी है। पहला सस्पेंशन वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब नॉन मोनेट मनी बिल, यानी मनी बिल को छोड़ करके किसी भी बिल को पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकता है ना? ये डिस्क्रिशनरी पावर है। पॉकेट वीटो क्या कहता है? पॉकेट वीटो का मतलब किसी भी बिल को वो विदहोल्ड कर सकते हैं किसी भी समय तक, क्योंकि कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि कितने दिनों में किसी भी बिल को उनके द्वारा जो है असेंट दिया जाना चाहिए या फिर रिजेक्ट किया जाना चाहिए, तो वो कितने भी दिन के लिए वो विदहोल्ड कर लेते हैं, इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन, अगर किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू किसी भी, जो भी मेजोरिटी में हो, जिन्हें उन्हें लगे कि ये अपनी मेजोरिटी बना सकते हैं, उनको वो उसके किसी भी मेंबर को एक लीडर चुन करके उसको प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने की परमिशन देते हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर है। डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, यदि किसी के पास भी मेजोरिटी अब नहीं रह गई है तो लोकसभा को डिसॉल्व करने का भी जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट खुद, डिस्क्रिशनरी उनका पावर है, उसमें वो अपने हिसाब से ही लेते हैं। प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द लोकसभा। सीकिंग रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देता है तो प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जबकि क्लियर मेजोरिटी ना हो, है ना? तो कुल मिला के वही बात बार बार कह रहे हैं कि अगर मेजोरिटी नहीं है तो किसी को प्राइम मिनिस्टर चुनना, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। एडवाइस दी गई है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। विदहोल्ड करना किसी भी बिल को, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। और हाँ, तो ये तीन है जो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 24th क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑन एन ऑर्डिनेंस? यानी किस आर्टिकल के थ्रू जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं? प्रोमलगेट कर सकते हैं का मतलब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो आर्टिकल 123 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? आइए देखते हैं ऑर्डिनेंस क्या होता है। आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसे किसी समय में जबकि कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में ना हो और ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें इमरजेंसी एक्शन लेना, ऐसी सर्कमस्टांसेस और ऐसी स्थिति आ जाए कि एक्शन लेना जरूरी हो जा रहा है, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ऑर्डिनेंस पास करने में एक कोई सा भी बिल, कोई भी प्रोविजन, कोई भी एक्ट को लागू किया जा सकता है देश में बिना पार्लियामेंट के पास किए हुए। कब तक? जब तक कि उसको पार्लियामेंट में पेश ना किया जाए। तो पेश कब किया जाएगा? ऑर्डिनेंस पास हो गया है,
अब वो कब तक रहेगा, कब तक उसके एक्ट को वैलिड माना जाएगा, जब तक कि जो दोनों ही बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जैसे ही सेशन में आते हैं, तो जैसे ही सेशन में आने के 6 हफ्तों के भीतर, है ना, कितने दिनों के भीतर, 6 हफ्तों के भीतर हमें उसको दोनों ही हाउसेज में पास कराना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? पास कराना जरूरी है। और प्रेसिडेंट इसको कभी भी विथड्रॉ कर सकता है, ऑर्डिनेंस को कभी भी विथड्रॉ कर सकता है। जितने दिनों में चल रहा है और चलने के बीच में अगर उसे लग रहा है कि अब ऑर्डिनेंस को खत्म कर देना चाहिए, विथड्रॉ कर लेना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उनको कभी भी क्या कर सकते हैं, उसको कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। और if and so far as an ordinance under this article make any provision which parliament would not under this constitution be competent to enact, it shall be void। यानी कि अगर कोई भी ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, पास करने के बाद कोई भी हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, तो पहला हाउस सेशन में आया, उसमें उसको पास करा लिया गया, दूसरा सेशन में आया, उसको वहां से भी 6 हफ्ते के भीतर पास करा लिया गया। अगर पास करा लिया जाता है तो उसके द्वारा जो एक्ट बनाया गया था वो पूरी तरीके से वैलिड एक्ट हो जाएगा और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाएगा और लागू रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट उसे कॉम्पिटेंट नहीं मानती है, उसे खत्म करना चाहती है, तो उसे पास नहीं करती है, तो वो वॉइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो उसी समय से वो एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये था ऑर्डिनेंस की बात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एन ऑर्डिनेंस promulgated by the president must be placed before the parliament within what time frame after the start of its session। यानी कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया है, तो उसे पार्लियामेंट के बैठने के सेशन स्टार्ट करने के कितने दिनों के भीतर उसे पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाना चाहिए। 6 हफ्तों के भीतर पास किया जाना चाहिए या फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए। 6 हफ्तों के भीतर उसे पेश कर दिया जाना चाहिए। अब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इसको पास करना है या रिजेक्ट करना है। तो 6 हफ्तों के भीतर उसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाना चाहिए। तो ये था प्रेसिडेंट पार्ट 1, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। इन क्वेश्चंस के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग आप में बन गई होगी कि प्रेसिडेंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब इसके अगले जो दूसरा पार्ट है उसमें हम प्रेसिडेंट के बाकी चीजों को भी देखेंगे और पूरी एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रेसिडेंट हो जाएगी हम लोगों को, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगले पार्ट में बने रहने के लिए, उसको रिवीजन के लिए आप सृष्टि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम पॉलिटी की पूरी सीरीज इसी तरीके प्रीवाईक्यू के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी के बाद दूसरे सब्जेक्ट्स भी हम इसी तरीके से रिवाइज करेंगे और आपका रोज का रिवीजन जो है इसी तरीके से पीवाईक्यूज के थ्रू होता जाएगा। धन्यवाद।